अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? आप में से अक्सर बच्चे मेरे साथ एफएससी से अटैच होंगे। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैंने भी टीचिंग से पहले एफएससी के बाद एमडी कैट ही दिया था और एमडी कैट की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक बात की थी कि एमडी कैट के सबसे मेन सब्जेक्ट जो कि है भी मेरा फेवरेट है और जिसमें मैंने नंबर भी सबसे अच्छे लिए थे, मैं उसके आपको कंप्लीट और डिटेल लेक्चर सीरीज डाल रहा हूँ। हाँ ना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये उसका पहला लेक्चर है जहां पर फिजिक्स के एमसीक्यू सोल्व करने की जो कहेंगे बेसिक ट्रिक्स हम वो पढ़ लेंगे, क्योंकि एमडी कैट में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। आप उसके बगैर कैसे फास्टली ट्रिक्स को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो कि एमडी कैट के नहायत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, आपको वहां से नहायत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज आ रहे होंगे, हम यहाँ पर देख रहे होंगे, चाहे फिर वो ग्राफ वाले हों, ग्राफ में स्लोप हो, एरिया अंडर ग्राफ हो और साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री हो, उससे परसेंटेज निकालना हो, डेसिमल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ये ईच एंड एवरी टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक ट्रिक हैं, हम इस एक लेक्चर में फास्टली कवर कर रहे होंगे। आज से फिर हमने आपकी एमडी का फिजिक्स का बाकायदा आगाज कर दिया है और ये उसका पहला लेक्चर होगा। और पता है इस सीरीज की सबसे यूनिक बात क्या होगी? यहाँ पर एमडी कैट फिजिक्स के एक चैप्टर कवर करने के लिए कोई 10-12 घंटे के लेक्चर नहीं होंगे। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाकर और मेरे अपने टाइम के एक्सपीरियंस से मुझे पता लग चुकी है, अगर आप लेक्चर को इतना बड़ा कर देंगे, बच्चों का टाइम होता ही नहीं इतना कि वो एक चैप्टर के 10-12 घंटे के लेक्चर लें। फिर क्या होता है, ना वो लेक्चर देख पाते हैं, ना वो अपना सिलेबस कवर कराते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यहाँ पर ये होगी, आपके एक लेक्चर को कम से कम टाइम में फास्टली और डिटेल और क्वालिटी में बढ़ाऊंगा। क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आपको कैसा लगेगा नीचे कमेंट में जब बच्चे बताएंगे। और साथ ही साथ ना, जब अपनी एमडी कैट फिजिक्स की जो आपकी फिजिक्स की बुक है एफएसए की, आप उसे खोल के पढ़ेंगे ना, जो कभी एक बहुत ही बुरी लगती थी, अब वो आपके लिए नहायत ही मजेदार और सिंपल हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स को यूज करूंगा लेक्चर टाइम कम करने के लिए। नंबर 1 पे क्या होगा, मैं स्लाइड को वीडियो से पहले, लेक्चर से पहले प्रिपेयर करके लाऊंगा और वेरीफाई करके लाऊंगा, क्योंकि जो लेक्चर में आर टाइम होता है वो तो स्लाइड को लिखने में लग जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं कभी ब्लैंक पे यूज नहीं करूंगा, सब कुछ पहले ही प्रिपेयर और वेरीफाई करके लाऊंगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ेंगे, यानी वो चीज जिसका आपके एमडी का तल्लक ही नहीं है ही एक्स्ट्रा बातें हैं, हम वो नहीं पढ़ेंगे। जबकि चीज मेन है उसी को पढ़ेंगे। और मेरी आपसे कमिटमेंट है, इन लेक्चर्स को लेने के बाद आपका एमडी कैट फिजिक्स का ईच एंड एवरी टॉपिक हर चैप्टर का आपके फिंगर टिप पे हो जाएगा। आप उसे मास्टर कर लेंगे और खुद तो मास्टर करेंगे, अगर किसी दूसरे को समझाना पड़े वो भी आप इजी समझा देंगे। चलो, ये आपका पहला लेक्चर है। अगर नंबर 1 में हम देखें तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब पता है बेसिकली होता क्या है, आपके एमसीक्यूज आते हैं, उनके स्टेटमेंट में या उनकी कैलकुलेशन में हमें साइन थीटा की, कोस थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिली होती हैं, हमें डिग्री मिली होती है, हमने उनकी वैल्यू लिखनी होती है। अब इसका तो मेथड नंबर 1 क्या, आप ये टेबल याद कर लें जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। चलो इसको मैं थोड़ी ना थिकनेस कम कर लूँ इसकी में, राइट है, थोड़ी लग रही है। और टेन थीटा, इन तीनों की आपको वैल्यूज मिली होती हैं 0 डिग्री से लेकर 180 तक। एक तो ये है कि आप टेबल को याद कर लें अगर आपने पहले याद किया है। इसका मेथड नंबर 2 क्या होता है, हम यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट यूज करेंगे। आपने करना क्या, इसके लिए अपने हेड हैंड इस्तेमाल करना है। बेसिकली अपनी मर्जी होगी, राइट करें लेफ्ट करें, क्योंकि हमें किसी एक हाथ की 5 फिंगर चाहिए और दोनों में होती हैं। अब करना क्या है, ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर होगी थंब, ये 0 डिग्री है। सेकंड होगी ये आपके पास आती है 30 डिग्री। थर्ड क्या होगी 45 डिग्री। फोर्थ क्या होगी आपके पास 60 डिग्री। और फिफ्थ कौन सी होगी 90 डिग्री की, राइट है। अब आपने करना क्या है, जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, वो क्या, अपर फिंगर का अंडर रूट डिवाइड बाई 2। याद से ये जो अंडर रूट है ना, सिर्फ अपर फिंगर पे है, पर अपर फिंगर कौन से, जिस डिग्री पर आपने फाइंड करनी वैल्यू, उससे अपर कितनी फिंगर आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें साइन 45 को, ये कौन सा आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इससे अपर कितनी फिंगर थी 1 और 2, 2 फिंगर थी ना अपर। तो हम फार्मूले का बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा। और हम 2 को ना क्या लिख लेंगे, अंडर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अरे सेम चीज है, 2 अंडर रूट काट देगा, दोबारा ऊपर लिया जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अंडर 2 का स्क्वायर है, हम इसे अलग अलग लिख लेंगे और एक अंडर 2 को ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे।
आगे बढ़ाने से आ जाएगा 1 आ जाएगा और ओवर अंडर 2 आ जाएगा, और यही हमारे पास साइन 45 की वैल्यू है। आओ उसको वेरीफाई करते हैं, आओ उसको हम वेरीफाई करते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या आती है। साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 2। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो किसकी? आप देख रहे हैं साइन 90 की। 90 कौन सी फिंगर थी? 0, 30, 45, 60, 90। अपर कितनी फिंगर है? 1 2 3 4, 4 फिंगर है। आपका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर 4 डिवाइडेड बाई 2। आप 4 को हम लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, वही चीज है। और उसमें हम स्क्वायर को अंडर से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 ओवर 2 आ जाएगा, इसका आंसर के बाद आएगा 1 आ जाएगा। और यही हमारे पास साइन 90 का आंसर है, जो उसकी वैल्यू है। साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर है। यह आपके पास शॉर्टकट था साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस थीटा, उसकी वैल्यू फाइंड करने का शॉर्टकट है। यहाँ पे आपने क्या यूज करना है? अंडर रूट लोअर फिंगर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर फिंगर कौन सी? जिस डिग्री पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है उससे लोअर कितनी फिंगर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं cos 90 को देखते हैं। अगर आप cos 90 देखें, 90 कौन सी? ये लास्ट फिंगर थे, इससे नीचे कितनी फिंगर है? कोई भी नहीं है। फॉर्मूला का बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 0 ओवर 2। राइट है? राइट है। अब 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और इसका आंसर 0 क्यों आएगा? क्योंकि जब भी किसी भी वैल्यू में ऊपर 0 आ जाए तो नीचे कोई वैल्यू क्यों ना हो या उसके साथ कोई वैल्यू क्यों ना हो, वो उसका आंसर 0 ही आता है। क्लियर है? और इसका रूल नंबर 2 यहाँ पर यह भी आता है, यहाँ पे याद रखना है कि जब भी किसी वैल्यू में 0 नीचे आ जाए, ऊपर वैल्यू कोई भी क्यों ना हो, उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। वो वर्ड्स वाला मैटर नहीं होगा, उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। राइट है? ये आपने मेन को क्लियर करना है, क्योंकि 0 ऊपर है तो आंसर 0 होगा, अगर 0 नीचे है आंसर इन्फिनिटी होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं cos की। पहले इसको वेरीफाई करते हैं। cos 90 क्या था हमारे पास? क्या cos 90 हमारे पास 0 डिग्री था? 0 थी इसकी वैल्यू। चलो देखते हैं, cos 90 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। क्लियर आपके पास? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आपके शॉर्टकट को पिक्चर क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर जो आती है cos 30 की, अब 30 पे कौन सी आती है? हमारे पास आती है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री आती है। इससे लोअर कितनी फिंगर है? 1 2 3। अब उसके बाद आता है अंडर 3 बाई 2, ये डिवाइड भी नहीं होता, और यही आंसर है cos 30 का। और क्लियर कर लेते हैं, cos 30 का आंसर आता है, cos 30 का आंसर आता है अंडर 3 बाई 2, उसका आंसर आता है। क्लियर है? क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है टेंजेंट थीटा, लेकिन उससे पहले हमने क्या फॉर्मूला पढ़े, शॉर्टकट पढ़े। साइन थीटा क्या था? अपर फिंगर का अंडर डिवाइड बाई 2, और कोस में क्या था? लोअर फिंगर का अंडर डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये हमें शॉर्टकट पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टेंजेंट थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली टेंजेंट का फॉर्मूला है क्या? वो यही ना, साइन थीटा और कोस थीटा। अगर हम उसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपर फिंगर साइन की आगे, लोअर फिंगर कोस की आगे, और यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा का शॉर्टकट बन जाएगा। अगर आप इसको करें वेरीफाई, tan 30 पे क्या आएगा? पहले हम देखते हैं, हमारे पास 30 पे अपर फिंगर कितनी है? 1 है, लोअर कितनी है? 3 है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? अंडर 1 बाय 3, यानी 1 ओवर 3 का अंडर बन जाएगा। तो दोनों होल का अंडर है, इस बार दोनों के अंडर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 1 का अंडर 1 ही होता है, और अंडर नीचे 3 पे आ जाएगा, और ये आगे पास tan 30 की वैल्यू है, और यही उसकी वैल्यू है। और उसके बाद tan 45, इसको अगर आप देखें, हम देखते हैं आगे 45 डिग्री ये आता है। अपर कितनी फिंगर? 2, लोअर कितनी है? 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है? सिंपल शॉर्टकट थे। हमने अब क्या पढ़ा कि जब भी आपने cos थीटा का फाइंड करना हो कि उस पे डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, उसका फॉर्मूला आता है अपर फिंगर डिवाइडेड बाय 2 आता है। cos sin थीटा में अपर फिंगर डिवाइडेड बाय 2 आता है। क्लियर है? क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे cos थीटा, उसका शॉर्टकट क्या है? उसमें आता है लोअर फिंगर डिवाइडेड बाय 2 आती है, और हमारे पास आता है tan टर्म, उसका शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास? अपर फिंगर और लोअर फिंगर का होल का अंडर रूट आता है। क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड परसेंटेज। यानी पता क्या होगा यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज में, स्टेटमेंट में भी, और कभी कभी कैलकुलेशन में भी हमें पास ना साइन की और कोस की डिग्री दी होगी, हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में वैल्यू आई है साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री 100 कितने परसेंटेज होगा? हम इसे कैसे निकाल लेंगे? इसे निकाल लेंगे न्यूचुरल टेबल से, जहां पर साइन थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं, जहां पर साइन 0 डिग्री, साइन 13, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री दी हुई है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप है। और कोस की वैल्यू क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप है, 90, 60, 45, 30, 0। हमने इनको अरेंज ऐसा किया
कि आमने सामने वो है जिनकी वैल्यू सेम हो, ताकि उनकी परसेंटेज सेम है। जैसे साइन 0 और कोस 90, इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 का मतलब क्या बनेगा? 0% बनेगा, राइट है। अब साइन 30 कोस 60, इसका वैल्यू क्या होती है? हाफ, यानी 1/2। हाफ क्या होता है? 50 होता है। इसकी बनेगी परसेंटेज 50 बनेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है साइन 45 कोस 45, दोनों सेम ही है और दोनों की जो वैल्यू आती है 1/2 आती है और इसकी बनेगी जो परसेंटेज बनेगी वो 70 बनेगी। याद है आपको सेकेंड ईयर में चैप्टर अल्टरनेट करंट है, उसकी जो थी एक्सरसाइज पीटी बुक की बात कर रहा हूँ, वहां पर पहला शॉर्टेस्ट नहीं वो आता है न्यूमेरिकल, और वहां पर आप फाइंड करते होते हैं इस वाले को लगाकर, उसका अंदर 0.7 आता है। अगर हम 1 को कंप्लीट लेते हैं, 1 को हम लेते हैं 100, तो 0.7 70% बनेगा। यहाँ वही बात हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए साइन 60 कोस 30, दोनों की वैल्यू क्या है? √3/2। इसको अगर हम करेंगे सोल्व करेंगे, हमारा 0.86 आएगा, जो बन जाएगा हमारे पास 86% बन जाएगा, राइट है, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए साइन 90 और कोस 0, दोनों की वैल्यू 1 कंप्लीट, यानी इसका आंसर आएगा 100% आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, आप कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखें टिप क्या होगी आपके लिए? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन का 30 है, उसके साथ कोस की कौन सी वैल्यू आएगी? कि दोनों की कोस की कौन सी डिग्री है कि दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों की परसेंटेज सेम है। यहाँ पर आपने ना एक टिप को यूज करना है। वो टिप क्या होगा कि हमने साइन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप और कोस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन 90 से 0 डिग्री तक स्टेप बाय स्टेप ऐसे अरेंज करना है कि आमने सामने वो चीज है, वो वैल्यूज हैं, वो डिग्री हैं जिनका सम बने 90 बने, फिर इनकी वैल्यू भी सेम होगी और इनकी परसेंटेज भी सेम होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, साइन अगर 30 होगा तो सर कोस की कौन सी वैल्यू आएगी? कोस 60 आएगी, ताकि दोनों की बने वैल्यू से और परसेंटेज सेम बने। वो क्या बन गई? दोनों की वैल्यू 1/2 है और दोनों की वैल्यू परसेंटेज 50 बनेगी। और यही ऊपर वाले एमसीक्यू का आंसर है कि साइन 13 जो 100 का 50% ऑफ 100 है, या कि एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। क्लियर है? अब ये टिप है कि दोनों के सम 90 आएगा, कोई रूल नहीं है। और यही तो एक ग्रेट टीचर की निशानी होती है कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करता, बल्कि उनको याद रहने की टिप भी देता है, जो उससे कितने सालों के एक्सपीरियंस और बार बार की प्रैक्टिस आती है। और मैंने आपको बता दिया कि आपने सिलेबस को याद कैसे रखना है। मैं अगर देखिए होता क्या है, या के पास था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज, कैसे हम डिग्री से निकालते हैं परसेंटेज। क्लियर है? अब नेक्स्ट आती हैं डेसिमल ट्रिक्स। पता है मेजोरिटी बच्चों से होता क्या है? एमसीक्यूज आया, आसान था, फार्मूला भी लगा लिया, सॉल्व करने लग पड़े, और किसी स्टेप पर जाकर ऐसा अटके, ऐसा कंफ्यूज हुए, वो स्टेप सॉल्व भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? भैया के पास कैलकुलेटर तो है नहीं है। अब आपको कुछ ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट और फ्यूरियस करने के लिए, जिसमें अगर हम नंबर 1 पे देखें आती हैं साइंटिफिक नोटेशन आती हैं। है तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं कि आया पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। चलो और देखते हैं। अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल 1 है ये 7 है, उसके बाद 30 प्लस 30 प्लस 30, इन्होंने 9 zeros की बात हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर वैल्यू में तो क्या बनेगी? 7 × 10⁻⁹ पॉजिटिव की 9 या नेगेटिव की 9? पॉजिटिव की 9। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखो डेसिमल जब भी जाएगा लेफ्ट साइड, उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर क्या है? 0.000000007, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे पावर में वो बन जाएगा 7 × 10⁻⁹ पॉजिटिव की 9 नेगेटिव की 9 नेगेटिव की 9। क्यों? क्योंकि जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे उसकी पावर हमेशा आएगी हमारे पास नेगेटिव में। वो कैसे? डेसिमल आ जाएगा राइट साइड पर, पावर नेगेटिव में आएगी। ये बिल्कुल ना कोरोना वाला सीन है, यानी आपने लेना है नेगेटिव साइंस में। वहां क्या था? टेस्ट आ गए पॉजिटिव, बच गए नहीं फंस गए। ये यहाँ पर बिल्कुल ये सीन है कि जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट लेके जाएंगे, लेफ्ट यानी बुरा, इन नेगेटिव नहीं, आपने इसका साइन ऑपोजिट लेनी है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर जब जैसे डेसिमल राइट जाएगा, राइट यानी अच्छा, ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर इसके लिए ऑपोजिट साइंस यानी नेगेटिव लेनी है। जब भी डेसिमल जाएगा राइट नेगेटिव पावर, जब भी जाएगा लेफ्ट पॉजिटिव पावर। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब हम एक डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई? यहाँ सिंपल तरीका होगा, आपने डेसिमल वैल्यू को पहले कन्वर्ट करना है होल नंबर में, जो पावर होगा सारे लिख देना, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई और आगे आ जाएगा 117
10⁻² आ जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो ये लिख लेंगे, अगर ऑप्शन में ये है तो ये लिख लेंगे, दोनों से कोई एक आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रिक में डेसिमल वैल्यू का अगर डिवाइड किया हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ऊपर टिक स्मार होगी कि आपने पहले डेसिमल वाले को कन्वर्ट करना है होल नंबर में, राइट है। और फिर अगर कन्वर्ट डिवीजन वो कर दी और फिर 54 ये आ गया, 10⁻², और मुझे -1 था वो अगर +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 54 इन -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 +1 -1 होते हैं। और अगर आंसर ये है तो ये लिख लेंगे, अगर आंसर ये है तो ये लिख लेंगे। यहाँ एक बात गौर की है, वो क्या, मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं खाया। ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो उनको आ रही होती है एग्जाम टाइम में, क्योंकि ना मैं कहता हूँ होता है कि यहाँ पर यहाँ सिंपल सी बात ये होगी, क्योंकि बच्चों को बढ़ाकर और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ सीखी है। आपको एडवाइस मैं ही दूंगा, आपने स्टेप खाना कोई नहीं है, ऐसा दिमाग में सोल्व करने की कोशिश करनी है। आप सोल्व करें तो सर स्टेप को फॉलो करें। टाइम इतना होता है आपके पास, मेरा टाइम इतना, और एक तो न्यूमेरिकल एमसीक्यू ज़्यादा नहीं होते। मैं कहता हूँ अपने एग्जाम्पल क्या हुआ था फिजिक्स में ना, मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज गलत थे। एक तो सिंपल डिफाइन थी फ्रीक्वेंसी की, जिसको टेस्ट के दौरान तो मैंने 10 बार में ठीक किया ही था, डिफाइन थी। लेकिन वहाँ के वो एमटी कैट में जब उसको लिखने लगा ना और मैंने उसके ऑप्शन को गलत फिल कर दिया, मुझे बाद में रियलाइज हुआ ऑप्शन गलत फिल हो गया। उसके बाद एक और एमसीक्यूज था, वहाँ पर उस एमसीक्यूज को पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला भी लगा लिया। आपकी मेन रिवीजन प्रैक्टिस तो यहाँ तक थी ना, आपने एमसीक्यूज को देखकर उसका फॉर्मूला पढ़ लिया है, फॉर्मूला क्या यूज होगा। अब बाकी बात आई कैलकुलेशन की, वो सिंपल सा काम होता है, बचपन से कर रहे हैं। लेकिन एमडी कैट में आकर गलतियां करते हैं, टाइम बचाने के लिए स्टेप खाते हैं, दिमाग में कर ले पड़ते हैं, और वही गलती होती है, आपके आंसर गलत हो जाता है। और ऐसे मेरे साथ हुआ था। लेकिन अब यहाँ में अक्लमंदी की, पैनिक नहीं किया मैंने, वहां पर मैंने अपने आप को बात है कि ये नहीं कहा गलत हो गया आंसर कुछ फेवर खराब होगा, ना 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 ना। मैंने आपको बात की अगर मेरे अब गलत हो गए ना, मैंने आगे कोई आंसर कुछ भी गलत नहीं होने देना। फिर ऐसे किया। नेक्स्ट हमारा पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का, 6 एमसीक्यूज थे, उसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत की हुई थी, एंड टाइम पे की थी, आखिरी दिन जाकर की थी। लेकिन मैंने बच्चों को लगती है बहुत मुश्किल है, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके नहायत मजदक बना ली थी। अब वहां पर मैंने सिर्फ 6 एमसीक्यू सोल्व किए, एमसीक्यूज ऐसे थे, स्टेटमेंट पढ़ी, उसको लग गया आंसर क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने पहले ट्रिक को फॉलो करके रूल को अप्लाई करके उसके 3 ऑप्शन गलत किए, एक को करेक्ट किया। ऐसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यू सोल्व किए। इस तरह मुझे वही पर क्लियर हो गया था मेरे इसमें फुल नंबर है। हाँ, बच्चों को तंग करती है, मैं आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन तब करवाऊंगा जब आपकी एमडी कैट फिजिक्स मुकम्मल हो जाएगी, इसके आल ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर्स के हर तरह के होते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार पीरियड होते हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके जो लाइव लेक्चर वो कवर हो जाएंगे। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एमडी कैट फिजिक्स में चाहे किसी बोर्ड क्यों ना फुल नंबर चाहिए होगी, पहले हम वो कवर करेंगे। फिर अगर टाइम बचेगा इंशाल्लाह बच जाएंगे हम, फिर ना लॉजिकल रीजनिंग की भी ट्रिक्स पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो जिसके लेक्चर बने आप लेक्चर को शेयर करेंगे, इससे मुझे भी एक मिलेगा, वॉइस स्ट्रांग होगा। बच्चे हर बार की तरह लेक्चर को शेयर कर रहे हैं, तो अब मेरा काम बनेगा फास्ट डिसिप्लिन के साथ आपके वीडियो को कंप्लीट करवाऊंगा, फिर टाइम बचाकर आपके लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने कैसे फुल नंबर लिए थे, आप कैसे फुल नंबर लेंगे, क्या ट्रिक्स होंगी, हम ये पढ़ रहे होंगे। अगर आप नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पे आता है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ चुकी है, लेकिन ट्रिक वो इस्तेमाल करनी है, वो ये करनी है कि हमने पावर वैल्यू को पहले अलग कर लेना स्टेप 1 में, और डेसिमल वैल्यू होंगी हमें उनको होल्ड करना है। लेकिन यहाँ मैंने देखा मुझे तो लगा कि डेसिमल कन्वर्ट होती है, आपस में कट होती है, 1.4 और 2.8 कट होती है। मैंने काट लिया और उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा, स्टेप कोई मिस नहीं किया। इससे से आता है कॉन्फिडेंस आता है, मैं स्टेप मिस नहीं किया, मैं ऐसे प्रोडक्ट है। अगर हम दिमाग में करते हैं ना, एक करते हैं एक डर सा रहता है, आंसर ठीक होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ हो रहा होता है। इसलिए आपने करना क्यों है, नंबर 1 न्यूमेरिकल इतना नहीं होते एमडी फिजिक्स में। अब तो उसके एमसीक्यूज भी गलत हो चुके हैं, न्यूमेरिकल और कम हो जाएंगे, एमसीक्यूज कम हो चुकी हैं, न्यूमेरिकल और ज्यादा कम हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है स्टेप सारे फॉलो करने हैं, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है कुछ डेसिमल वैल्यू जो आपने अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए याद रखनी है, जिसमें नंबर क्या होगा, 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, 1/3 क्या होता है 0.33, 1/4 0.25 और 1/5 0.2, 1/√2 वही वाला आ गया पहला जो हमने पढ़ा था परसेंटेज में 0.7, 1/2 0.57 और 3√3/2 0.86 आ जाएगा। आपने वैल्यू याद रखनी है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने सिंपल सी बड़ी डेसिमल में कि जब भी हम डेसिमल को लेके जाएंगे लेफ्ट लेके जाएंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी पावर की, डेसिमल में जाएगा राइट जाएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी पावर की। वो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमने मल्टीप्लाई करने डेसिमल वाले को
हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू में पहले से कन्वर्ट होल में करना है और जो उनकी पावर वैल्यू उनको लिखना है। इस तरह हमने सोल्व करना है, स्टेप सारे फॉलो करने हैं और फिर यहाँ पर हमने कुछ बड़ी वैल्यू जो हमें याद रखनी है। ये आपके पास था डेसिमल वाला। अब नेक्स्ट आता है ग्राफ रिलेटेड एमसीक्यूज। यहाँ पर टिक्स होंगी ग्राफ वाली, यहाँ हम ग्राफ के साइड पढ़ेंगे। पता होगा कि आपके पास एमसीक्यूज में ना वो दे देगा, कोई दे देगा, रिलेशन दे देगा, आपने वहां पर आइडेंटिफाई करनी है इन दो वैल्यूज के दरमियान ग्राफ कौन सा बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर 1 पे देखें, वो आपको एमसीक्यूज दे दे कि मोमेंटम में पी और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ कौन सा बनेगा। हम पहले करेंगे, हम पहले लिखेंगे मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv, जहां बनता है रिलेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v यानी वेलोसिटी के। अब ये कौन से टाइप का रिलेशन है? ये है हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन जिसमें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आता है। इट मींस से यानी अगर मैं y को जितने टाइम इंक्रीज करूंगा x उतने टाइम ही इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर अगर मैं y को जितने डिक्रीज करूंगा x उतने टाइम डिक्रीज ही करेगा। क्योंकि क्या है? क्योंकि रिलेशन क्या है? डायरेक्ट आता है। इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा उसका नाम होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस ग्राफ का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कब होगा? जब दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट होगा। अब उसके बाद अगर इसका वैल्यू टू वैल्यू रिलेशन लेंगे, वो क्या बनेगा? सिंपल x1 और x2 इज इक्वल टू y1 और y2, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन जो डायरेक्ट था। अब उसके बाद अगर एमसीक्यूज आया कि काइनेटिक एनर्जी में के और v के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ग्राफ बनेगा इनके दरमियान, पहले हम फार्मूला लिखेंगे k इज इक्वल टू हाफ ओवर एम वी स्केयर, 1/2 एम वी का स्केयर। यहाँ पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v का स्केयर के। अब एक किस टाइप का रिलेशन आता है जिसमें x आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का स्केयर, यानी एक वैल्यू पे स्केयर आ चुका है। इट मींस से अगर हम y को इंक्रीज करेंगे 4 टाइम तो x हमारे पास 4 टाइम नहीं होगा बल्कि y का स्केयर यानी 16 टाइम होगा। अगर x हमारे पास 5 टाइम इंक्रीज करेगा तो y हमारे पास 25 टाइम इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू पर स्केयर आता है। अगर इसका हम देखेंगे रिलेशन, क्योंकि वो जो हम बन जाएगा आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, इसके पास इंक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। पैराबोला क्यों बना? रिलेशन डायरेक्ट था। इंक्रीजिंग क्यों बना? क्योंकि पावर ने हमेशा वैल्यू इंक्रीज करनी होती है। यहाँ ग्राफ बन जाएगा इंक्रीजिंग पैराबोला। इसका बन जाएगा टू वैल्यू रिलेशन, सिंपली x1 और x2 और y1 और y2, क्योंकि रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट ही है लेकिन स्केयर आ जाएगा, y का स्केयर लिख लिया, इसका टू वैल्यू रिलेशन आता है। अब नेक्स्ट अगर वो एमसीक्यू में पूछे कि टाइम पे t और लेंथ l इनके दरमियान क्या रिलेशन है, हम पहले लिखेंगे इसका फार्मूला, वो बन जाएगा t इज इक्वल टू पे अंडर रूट एल ओवर जी, यही फार्मूला है ना। और जिसमें t का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट एल के साथ। अब यहाँ पर क्या बनेगा? रिलेशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y। इट मीन्स से अगर मैं y को 2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो x मेरे पास 2 टाइम भी नहीं ना उससे ज़्यादा इतना इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि 2 से भी कम करेगा, क्योंकि अंडर रूट काम क्या होता है? वैल्यू को डिक्रीज कर देना। अब यहाँ जब बने ग्राफ उसका नाम क्या होगा? रिलेशन डायरेक्ट होने की वजह से ग्राफ तो पैराबोला बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट ने वैल्यू कम कर दी थी, इसे तो बन जाएगा डिक्रीजिंग पैराबोला। क्लियर है? चलो अब इसका जो बन जाएगा टू वैल्यू रिलेशन बन जाएगा, वो सेम ही होगा x1 और x2 और y1 और y2। क्योंकि y1 ऊपर क्यों है? रिलेशन था डायरेक्ट था। अंडर रूट क्यों है? क्योंकि y के ऊपर अंडर रूट था, दोनों पे होल पे अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जब एग्जाम्पल में एमसीक्यूज में वो पूछे कि बॉयल नाम में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या ग्राफ बनेगा, हम पहले है फॉर्मूला, वो क्या आता है? P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही है ना। और उसके बाद जो बन जाएगा रिलेशन, ये कौन सा बनता है? यहाँ पर रिलेशन का नाम है x इनवर्स टू y। इट मीन्स उससे यहाँ पर x और y के दरमियान रिलेशन इनवर्स का होगा। और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं 210 तो x इनवर्स से इंक्रीज करेगी 210। तो यहाँ ग्राफ जो बनेगा इन्वेस्टेशन कैसे वो बनेगा? हाइपर पैराबोला। ये ग्राफ का नाम है, आपने याद रख लेना है। इसमें हमारे पास जब भी अगर दो वैल्यू दरमियान रिलेशन आएगा इनवर्स, चाहे फार्मूला कोई भी क्यों ना हो, ग्राफ बनेगा हाइपर पैराबोला। क्लियर है? अब यहाँ पर इसकी जो बनेगा टू वैल्यू रिलेशन वो क्या होगा? x1 और x2। अब आएगा y2 और y1, क्योंकि रिलेशन क्या था? इनवर्स था। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, आपसे हम सिक्वेंस में पूछ रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E और R के दरमियान क्या बनता है ग्राफ। यहाँ पहले लेंगे फार्मूला का E इज इक्वल टू के और R का स्केयर, यही फार्मूला है ना, जिसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है
आर के इनवर्स भी रहता है आर के स्क्वायर के। क्लियर है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है, जिसमें दो वैल्यू के दरमियान है तो रिलेशन इनवर्स का है, लेकिन एक वैल्यू पे आ जाएगा पावर की वैल्यू स्क्वायर आ जाएगी। इट मीन से अगर मैं y को 2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो x मेरे पास y का स्क्वायर यानी 4 टाइम डिक्रीज करेगा। अगर मैं y को इंक्रीज कर दूंगा 4 टाइम तो हमारे पास x 16 टाइम डिक्रीज करेगा y का स्क्वायर ना। अब यहाँ जो बनेगा ग्राफ उसका नाम क्या होगा, रिलेशन क्या था, इनवर्स था। ग्राफ बन जाएगा हमारे पास हाइपरबोला, लेकिन स्क्वायर ने वैल्यू इंक्रीज कर दी, ये बन जाएगा मोर स्टीपर देन हाइपरबोला। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, जो ग्राफ बना ऊंचे चल चुका है, क्योंकि पावर का काम होता है वैल्यू को इंक्रीज कर देना। ग्राफ बन जाएगा मोस्ट स्टीपर देन हाइपरबोला। हाइपरबोला क्यों था, क्योंकि रिलेशन था इनवर्स था। और मोस्ट स्टीपर क्यों हुआ, क्योंकि एक वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसका देख लें आप टू वैल्यूशन, वो ऊपर सेम बन जाएगा x1 x2 y2 और y1, और y का स्क्वायर जो है यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखें, एमएस सिस्टम। अगर हमसे पूछ ले कि एमएस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी और मास के दरमियान क्या था रिलेशन। अब यहाँ पर एमएस सिस्टम का मतलब माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये आएगा मास स्प्रिंग सिस्टम आएगा, क्योंकि पता होता क्या है, डिजिटल वर्ल्ड में जब एमएस लिखेंगे ना उसका मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिजिक्स में क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम आता है। अब यहाँ पर इसका क्या होगा रिलेशन, फर्स्ट हम लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला से करेंगे आइडेंटिफाई। फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम, राइट है ना, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और मास के दरमियान रिलेशन इनवर्स है, लेकिन मास के ऊपर अंडर रूट आता है। क्लियर है। अब यहाँ जो बनेगा रिलेशन, जिसमें दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन क्या था, इनवर्स था, लेकिन एक वैल्यू पे अंडर रूट आ जाएगा। इट मीन्स सेम, अगर मैं y को इंक्रीज करता हूँ 2 टाइम तो इनवर्स केस एच डिक्रीज तो करेगा, लेकिन वो 2 से भी कम करेगा। क्यों, क्योंकि y पे अंडर रूट आ जाएगा, जिसका काम होता है वैल्यू को डिक्रीज कर देना। यहाँ जो बनेगा ग्राफ उसका नाम क्या होगा, इनवर्स केस से ग्राफ का नाम तो होगा हाइपर पैराबोला, लेकिन अंडर रूट ने वैल्यू डिक्रीज कर दी थी, इसलिए लेस स्टीपर यानी कम झुका हुआ होगा किससे, हाइपर पैराबोला से। कि देखो ये हमारे पास कौन सा आता है, हाइपर पैराबोला, और जो बन जाएगा अंडर रूट y वाला वो कौन सा बनेगा, लेस स्टीपर देन हाइपरबोला। ये ग्राफ का नेम होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें रिलेशन वो क्या होगा, x1 और x2 इज इक्वल टू y2 और y1 होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब सबसे लास्ट हम देखेंगे रिलेशन कि अगर आपको एमसीक्यूज पूछ ले, जब दो वैल्यू का सम आएगा कांस्टेंट, यहाँ ग्राफ कौन सा बनेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने अब फार्मूला दिया ना, ये एग्जांपल जो दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी सकता है, आपने याद रखना है रिलेशन के हिसाब से। जब भी हमारे पास रिलेशन ये वाला होगा, फार्मूला तो कोई भी क्यों ना चाहे, ग्राफ ये बनेगा। फॉर एग्जांपल हम देखें PE प्लस KE इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ जो बनेगा रिलेशन वो क्या होगा, वो कांस्टेंट, ग्राफ का नाम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ मतलब क्या बनता है, मतलब ये बनता है मैं y को जो टाइम इंक्रीज करूंगा मुझे x को उतने टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोनों का सन हमेशा कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 4 + 1 इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं 1 को इंक्रीज से 2 कर दूं तो मुझे 4 को डिक्रीज करके 3 करना पड़ेगा, ताकि सम हमेशा 5 ही है, कांस्टेंट है। क्लियर है। यहाँ जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि सम कांस्टेंट है, ग्राफ का नेम भी कांस्टेंट होगा। अब ग्राफ की शेप भी देख लें और ग्राफ का नेम भी देख लें। क्लियर है। यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने यही पढ़ा कि जब भी दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन होगा डायरेक्ट होगा, ना कोई भी स्केयर आएगा ना कोई आएगा अंडर रूट, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा मोमेंटम और वेलोसिटी केस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब भी दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन आएगा हमारे पास, इसको मैंने हाईलाइट किया ही कोई नहीं, जब भी दो वैल्यू जो बनेगा हमारे पास रिलेशन बनेगा वो होगा डायरेक्ट, लेकिन एक वैल्यू पे किसी भी क्यों ना फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ग्राफ का नाम क्या होगा, ग्राफ का नाम होगा इंक्रीजिंग पैराबोला। पैराबोला क्यों था, डायरेक्ट था, स्केयर ने कर दिया इंक्रीजिंग। क्लियर है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा, जब भी दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन होगा हमारे पास डायरेक्ट, लेकिन एक वैल्यू पे अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा पैराबोला, लेकिन अंडर रूट ने वैल्यू डिक्रीज कर दी थी, तो ग्राफ बन जाएगा डिक्रीजिंग पैराबोला। अब ग्राफ की शेप भी देख लें और उसका नेम भी देख लें। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड में। अब उसके बाद जब भी दो वैल्यू के दरमियान हमारे पास जाएगा रिलेशन इनवर्स होगा, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इनवर्स केस से वो बनेगा हाइपर पैराबोला बनेगा। इनवर्स में ना स्क्वायर हो ना अंडर रूट हो,
तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, हाइपर पैराबोला बनेगा, फॉर एग्जाम्पल बॉयला में। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जब भी दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन हमारे पास हो, इनवर्स हो, लेकिन किसी वैल्यू पे स्केयर आ जाए, तो जो ग्राफ बनेगा, स्केयर ने इंक्रीज कर दिया था, इनवर्स ने हाइपरबोला कह दिया, तो ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग हाइपरबोला या फिर मोर स्टीपर देन हाइपरबोला। यहाँ स्टीपर आता है, इंक्रीजिंग नहीं आएगा, क्योंकि आप में जो बनेगा हाइपरबोला उससे भी ज्यादा झुकाना है, हम कहेंगे मोर स्टीपर देन हाइपरबोला। क्लियर है। जब भी हमारे पास दो वैल्यू के दरमियान बनेगा रिलेशन इनवर्स, लेकिन एक वैल्यू पे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, तो जो इसका बन जाएगा ग्राफ, उसका नाम होगा लेस स्टीपर देन हाइपरबोला, क्योंकि अंडर रूट ने वैल्यू कम कर दी थी। फॉर एग्जांपल एमएस सिस्टम यानी मास शिपिंग सिस्टम में। अब उसके बाद जब भी दो वैल्यू का सम कांस्टेंट होगा तो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट, जैसे आता है पी प्लस के इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। ये हमारे पास से 7 ग्राफ थे, आपने देखना है इसमें आता है रिलेशन कौन सा आता है, तो उससे ग्राफ कौन सा बनेगा। अब उसमें जो मर्जी आपको फॉर्मूला दे दे इस्तेमाल करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया अंडर ग्राफ, उसके फार्मूलास क्या है, उनकी ट्रिक्स क्या है, मतलब आपको एमसीक्यूज में अलग अलग ग्राफ की शेप मिलेंगी, आपने फॉर्मूला अप्लाई करके उनका एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर पे देखें तो आता है हमारे पास रेक्टेंगल आता है, उसका फार्मूला क्या होगा, ये शेप बनी है रेक्टेंगल की, फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ क्या है एक्स है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या वाई है, विड्थ क्या एक्स है, तो एरिया बन जाएगा एक्स वाई बन जाएगा, किसका, रेक्टेंगल का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें ट्राइंगल का, तो यहाँ जो बन जाएगा एरिया का फॉर्मूला 1/2 विड्थ इंटू लेंथ एंड 1/2 एक्स इंटू वाई, इसका लेंथ का फॉर्मूला फाइंड करने का एरिया ट्राइंगल का। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें सर्कल का एरिया, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है सर्कल एरिया का, पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है ना। हम यहाँ पर आर कैसे फाइंड करेंगे, आर फाइंड करते हैं डी एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं डायमीटर, डायमीटर की हाफ से हम फाइंड करेंगे रेडियस। डायमीटर क्या होगा, जो को दी होगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू, उसको में आप वैल्यू अप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे सर्कल का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेमी सर्कल आता है। अब सेमी सर्कल में तो सर्कल का हाफ ही होता है, तो इसका बन जाएगा एरिया, वो क्या बन जाएगा 1/2 पाई आर का स्क्वायर। इन सेमी सर्कल मतलब ही होता है सर्कल का हाफ होता है। अब आती है सबसे मेन चीज, वो क्या, ट्रापीजियम। ये आपको ना चैप्टर आता है फोर्स एंड मोशन, उसमें ग्राफ आ रहे होंगे, इसके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अब इसको जो एरिया निकालने के मेथड 2 आते हैं, है तो अलग अलग है लेकिन दो इस्तेमाल होते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप 2 ट्रायंगल को और एक रेक्टेंगल को तीनों के अलग अलग फाइंड कर लें, जो फॉर्मूला पर दिए हैं इसे निकाल लें। तो एक साथ शॉर्ट आता है, शॉर्ट में आपने क्या करना है कि एरिया इज इक्वल टू स्मॉल सेट, जो ऊपर स्मॉल है ना ये स्मॉल सेट इसकी आती है, प्लस लार्ज सेट जो बी है ना इसकी लार्ज सेट है। तो आप इसमें एक होती है स्मॉल सेट, एक होती है लार्ज सेट, इनका सम करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो इसकी हाइट दिया जाती है इससे करना है, आपको वैल्यू मिली होंगी। अब उससे निकाल लेंगे ट्रापीजियम का एरिया, जो बन जाएगा यहाँ पर छोटे वो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ए स्मॉल सेट प्लस लार्ज सेट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़े एरिया किसका, अगर हमने फाइंड करना हो रेक्टेंगल का एरिया तो वो किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। अगर हमने फाइंड करना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ट्रायंगल भी तो रेक्टेंगल की हाफ ही होती है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना हो एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला क्या है, पाई आर का स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना हो सेमी सर्कल, उसका फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल भी तो सर्कल का हाफ होती है ना। अब इसके बाद सबसे मेन चीज ट्रापीजियम, उसका एरिया फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है, स्मॉल साइड प्लस लार्ज साइड डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। क्लियर है। ये हमारे पास से एरिया फाइंड करने के फॉर्मूलाज और शॉर्टकट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें स्क्वायर की ट्रिक्स, वो कौन ट्रिक्स होती हैं, जैसे ना फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज में ना अक्सर आते हैं, हमने सोल्व करें तो विदाउट कैलकुलेटर, अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक को यूज करके, जो होंगी हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू उनको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कई बार ऐसा होगा एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में या कैलकुलेशन में हमारे पास तो आ रहा होगा पाई आर का स्क्वायर, लेकिन जो उसका आंसर बनेगा आंसर में जी आर होगा, ग्रेविटी आ रहा होगा। वो कैसे आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं पाई आर का स्क्वायर जी के बराबर होता है। वो कैसे होता है, पाई का स्क्वायर क्या बनेगा, पाई का स्क्वायर 3.4 का स्क्वायर बन जाएगा, और जी क्या होता है 9 होता है, तो इन्हें बराबर हो गया ना। मतलब क्या एमसीक्यूज में अक्सर होगा आपके पास स्टेटमेंट में तो
पाई का स्क्वायर होगा, लेकिन उसके ऑप्शन में आंसर में जी होगा। पाई का स्क्वायर जी के बराबर होता है, आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब उसके जैसे होता है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, ये वो वैल्यू है जिनके स्क्वायर नहीं बनते, हमें दरमियान स्क्वायर निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर 69, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर 64 होता, मैं कहता 8 का स्क्वायर है, मैं स्क्वायर से अंडर कैंसिल कर दूंगा, आंसर हट जाएगा। अगर यहाँ पर 91 होता है, इससे ऊपर होता, मैं कहता ये 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 69 है, हमारे पास तो है नहीं है कैलकुलेटर, अब कैसे ऐसा निकालेंगे? ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या आती है, हमने देखना है कि ये वैल्यू कौन से स्केल में बनाई थी। 8 का स्केल और 9 का स्केल था ना, जो 64 बनता है, 81 बनता है। अब हम इससे देखेंगे, रिलेट करेंगे और दरमियान में वैल्यू निकालेंगे, वो बन क्या सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख लें कि जो 64 है, 69 उससे कितने नंबर आता है, 6 नंबर आता है, जबकि 81 जो है 69 से कितने नंबर आता है, 12 नंबर बढ़ाता है, यानी 69 64 के करीब है, 81 से 12 नंबर दूर है। यही बात आती है ना, तो हम इसका निकालेंगे आंसर, वो 8 के पास पास निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 8.3, ये इसका आंसर बनेगा जो हमने सिर्फ गेस किया, अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा। क्वेश्चन होने की बात नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं आपके पास होगा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ऐसे ऑप्शन नहीं होती है। ऑप्शन क्या होंगे, एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, एक 20 होगा, ऐसे होंगे। और आंकड़े पहचानने क्या करेंगे, 8.3 क्या बनेगा, सिर्फ भी 10 बनेगा। आपके पास ऑप्शन ऐसे होते हैं, हमारे पास नहीं होता ना कैलकुलेटर, हमने उसके पास पास आंसर निकालना होता है, और जो क्या होते हैं ऑप्शन वो से मिल जाते हैं। क्लियर है? अगर आप देखने को एग्जाम्पल 143, अब यहाँ पर जो बन जाए दरमियान कैसे बनता है, 6 का 36 और 7 का 49। अगर हम गौर करें तो 43 किसके पास आता है, 36 से कितने नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 49 से ये हमारे पास 6 नंबर होता है, यानी तक दोनों के दरमियान में आता है। क्या निकलेगा इसका आंसर, 6.5 होगा। क्लियर है? आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइंड करना सिंपल होता है, राइट है। ये हमारे पास थी परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक। अब नेक्स्ट आता है सबसे मेन चीज, आपने ना कोशिश करनी है 2 के स्क्वायर से लेकर 25 के स्क्वायर तक आपने वैल्यू रिवाइज करनी है। आती आपको होंगी, बस हमें रिवाइज करनी है ताकि वे कैलकुलेशन फास्ट हो सके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, ये ना होना एमसीक्यू आसान था, लेकिन उसमें 25 का स्क्वायर था, अब उसको सर में पे टाइम वही लग गया। आपको पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर 6 to 5 होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ आते हैं। यहाँ पर हम ना 6 स्टेप के स्लोप पढ़ेंगे। मतलब क्या होगा, आपको एमसीक्यूज में ग्राफ दिया होगा और उसके स्लोप से मतलब क्वेश्चन होगी कि आया कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। आपको ये एमसीक्यूज आ रहे होंगे। अब आपने इसे कैसे करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइन। स्लोप कहते हैं किससे हैं, ये बेसिकली डिवीजन है किसकी, वाई एक्सिस की, जो कि हमेशा वर्टिकल होता है, टू द एक्स एक्सिस जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। इस स्लोप की डिफाइन आती है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जो हमें फार्मूला बैठा ऊपर, P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम वाला फार्मूला, इसका अगर हम बने स्लोप के बनेगी, यहाँ पर मोमेंटम आपका होगा वाई एक्सिस पे, मास आपके पास होगा एक्स एक्सिस पे, जो स्लोप बनेगी वेलोसिटी v बनेगी, ये लाइन स्लोप है, तो उसका स्लोप m है। स्लोप को हम ना रिप्रेजेंट करते हैं m से करते हैं, वो क्या बनेगी, y ओवर x इज इक्वल स्लोप v बनेगी। यह का स्लोप का फार्मूला है। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद आपने ना स्लोप के 2 फार्मूले रख लेने हैं। एक का फार्मूला वही हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, और एक फार्मूला आता है स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आपने ये रख लेना है। उसके बाद एक बार थे हमारे पास स्लोप के फार्मूला थे, स्लोप की डिफाइन थी। अब बात है स्लोप। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लोप नंबर 1 को देखें, जहाँ लिखा हुआ है स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी जब स्लोप होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये साइन जो है ना 11 नहीं है, पैरेलल क्या है। तो जैसे आपने कैपेसिटी डोपिंग पढ़ा है ना कि प्लेट्स अपने पैरेलल होती हैं, बिल्कुल वैसे पैरेलल है। एमडी के फिजिक्स में ना आपको बड़े मजेदार साइन सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, और हम दोनों मिलकर साथ पढ़ेंगे। साइन भी, टेक्स्ट भी, टूल भी नहायत मजेदार होंगी। और अगर आप देखें ग्राफ को, आपको ग्राफ दिया होगा या मुझे लाइन बोली होगी, आपने इसको देखना है तो ग्राफ की स्लोप क्या है, ये स्लोप 0 है। 0 क्यों है भाई, अगर ये देखो ना यहाँ पर इंक्रीज तो कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, नहीं स्लोप 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस 0 है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ वाई एक्सिस नॉट इंक्रीजिंग, फार्मूला क्या है, वाई ओवर एक्स, जब 0 ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा तो स्लोप 0 ही होगी। स्लोप भी 0 है, ना ये कांस्टेंट होगी और ना ही इंक्रीजिंग होगी,
ना ही हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी, ना ही हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगी। तो भाई हमारे पास क्या आती है, हमारे पास जीरो आती है। कांस्टेंट जो होगी जीरो को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर अपने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि जब भी हमारे पास रूल है जीरो आ जाएगा, किसी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब भी जीरो किसी वैल्यू में नीचे आ जाएगा यानी समथिंग ओवर जीरो, तो उसका आंसर क्या बनेगा, इनफिनिटी बनेगा। क्लियर है। ये अगर स्लोप नंबर 1 था। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में स्लोप में देखें, यहाँ पर स्लोप चूंकि अपवर्ड है स्लोप पॉजिटिव है, और चूंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है स्लोप कांस्टेंट है, और चूंकि स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है तो इंक्रीज भी नहीं करेगी डिक्रीज भी नहीं करेगी। क्लियर है। क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास जा रही है वाई एक्सिस में, ना जा रही एक्स एक्सिस में, तो यह डिक्रीज करेगी ना इंक्रीज करेगी। फिर कांस्टेंट जो कांस्टेंट होती तब जब इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्लोप नंबर 3 को देखें, चूंकि जा रही अपवर्ड जा रही है इसलिए पॉजिटिव है, और चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए ये वेरिएबल है, और चूंकि ये जा रही है हमारे पास वाई एक्सिस में वर्टिकल जा रही है इसलिए स्लोप इंक्रीजिंग होगी। क्लियर है। क्लियर है। अब उसके बाद अगर स्लोप नंबर 4 को देखें, यहाँ पर स्लोप चूंकि अपवर्ड है स्लोप पॉजिटिव होगी, और चूंकि स्लोप जा रही है आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है स्लोप वेरिएबल होगी। अब उसके बाद स्लोप जा पड़ रही है लेकिन इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होगी। क्योंकि स्लोप जा रही है हमारे पास कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल जा रही है। जब भी स्लोप जाएगी एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल जाएगी, स्लोप हमेशा हमारे पास होगी डिक्रीजिंग होगी। क्लियर है। क्लियर है। अब उसके बाद ये स्लोप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है नेगेटिव है। क्लियर है। क्लियर है। स्लोप नंबर 6 देख लो। अब ये स्लोप चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है वेरिएबल होगी। अब उसके बाद भले ही जा रहे डाउनवर्ड लेकिन स्लोप इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि ये आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड नहीं करता डाउनवर्ड अपर पे, ये डिपेंड करता है कि जा किसकी डायरेक्शन में रही है। ये जा रही है हमारे पास वाई एक्सिस में वर्टिकली, चाहे वो जाए अपवर्ड चाहे वो जाए डाउनवर्ड। जब भी होगी वाई एक्सिस में तो स्लोप हमारे पास होगी इंक्रीजिंग होगी। क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, 6 स्लोप पढ़ी जिसमें नंबर बड़ा हमने स्लोप में कि स्लोप जीरो क्यों थी, वाई एक्सिस जीरो था। क्लियर है। और स्लोप पॉजिटिव थी अपवर्ड है, स्ट्रेट लाइन थी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगी। क्लियर है। उसके बाद स्लोप 3 हमारे पास थी पॉजिटिव अपवर्ड है पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है वेरिएबल होगी, और चूंकि जा रही हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस में इंक्रीजिंग होगी। अब उसके बाद स्लोप नंबर 4 चूंकि अपवर्ड है पॉजिटिव है, चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है वेरिएबल है, और चूंकि जा रही है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में ये डिक्रीजिंग होगी। उसके बाद स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है नेगेटिव होगी। स्लोप नंबर 6 आती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है वेरिएबल होगी, क्योंकि ये जा रही है हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस में इसलिए इंक्रीजिंग होगी। अब यहाँ पर आती है मेन पॉइंट नोट, वो क्या आता है कि डू नॉट मिक्स पॉजिटिव नेगेटिव विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें आती हैं। जो क्या आता है पॉजिटिव नेगेटिव ये डिपेंड करता है स्लोप के अपवर्ड पे डाउनवर्ड पे। स्लोप अपवर्ड होगी पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगी नेगेटिव। क्लियर है। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये डिपेंड करता है एक्सिस पर। स्लोप जब होगी वाई एक्सिस चाहे वो जाए अपवर्ड चाहे वो जाए डाउनवर्ड वो इंक्रीजिंग ही होगी, और स्लोप जब जाएगी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वो आपके पास डिक्रीजिंग ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल। स्लोप स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं है वेरिएबल। ये 6 मेन पॉइंट थे, और ये आपके 7 बेसिक ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट थे जहां से फिजिक्स के एमडी फिजिक्स के नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। मजा है ना पढ़ने का। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है ना सामने वाले पेशेंट को क्या देनी है, उसको मेडिसिन दे रही है, वैसे ही एक टीचर एक्सपीरियंस को पता होता है कि जो बच्चे ने कहाँ पर आके कंफ्यूज करना है, उसको कहाँ पर बार बार करवानी रिवीजन, ताकि वो उसी लेक्चर के दरमियान उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और जब वो लेक्चर को बंद करे ना उसके चेहरे पर स्माइल हो, और वो टीचर को अपनी हर नमाज में दुआएं दें। बिल्कुल ऐसे ही आके ना एमडी फिजिक्स के सारे लेक्चर आ रहे होंगे। और साथ ही साथ ना अब ये बनती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या बनती है, जिस काम का इन्हें लेक्चर बनाया इसको शेयर करना है। कम से कम आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दें, लेकिन शेयर अपने मस्ट करना है। और जब कौन ने बताया कैसा लेक्चर रहा और नेक्स्ट आपको लेक्चर चाहिए कैसे हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए फीमान अल्लाह।